आज का दंगल बिहार के नाम पर बिहार से दिल्ली तक चल रही राजनीति को लेकर है। बिहार की राजनीति में इन दिनों विशेष दर्जे की सियासत जारी है। ये सियासत विशेष दर्जे की है इसलिए क्योंकि इस बार के बजट में मोदी सरकार ने बिहार को विशेष पैकेज दे दिया। 2 दिनों से पूरा इंडिया गठबंधन दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहा है कि सिर्फ बिहार आंध्र को ही विशेष पैकेज क्यों मिला। वहीं इंडिया गठबंधन पटना में प्रदर्शन कर रहा है कि बिहार को विशेष दर्जा क्यों नहीं मिला। ऐसे में विशेष दर्जे वाली राजनीति इस स्तर पर पहुंच गई है कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बयान के बाद बात महिला के अपमान तक जा पहुंची है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने राबड़ी देवी को कम पढ़ा लिखा बताया तो अब राबड़ी देवी ललन सिंह की मां और पत्नी के सर्टिफिकेट मांग रही हैं। मतलब ये सियासत ऐसी उलझी है कि 4 दिन हो गए बिहार विधानसभा के सत्र को शुरू हुए। एंटी पेपर लीक जैसा महत्वपूर्ण बिल पास हो चुका है लेकिन बिना हंगामा के कोई भी दिन नहीं गुजर रहा। विपक्षी गठबंधन ने आज भी विधानसभा के बाहर से लेकर अंदर तक लगातार विरोध किया। लालू यादव बोल रहे हैं कि स्पेशल स्टेटस की रट लगाने वाले नीतीश कुमार अब सरेंडर कर चुके हैं। राबड़ी देवी पहले ही झुंझुना करार दे चुकी हैं। आरजेडी का कहना है कि ऐसा ही स्पेशल पैकेज 2015 में भी मिला था लेकिन आज तक उसका कोई अता पता नहीं चला है। उधर कांग्रेस कह रही है कि बिहार को स्पेशल पैकेज के नाम पर लॉलीपॉप थमाने की कोशिश की गई है। हालांकि बिहार में विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन बाकी के तमाम मुद्दों को लेकर भी हो रहा है लेकिन फिलहाल स्पेशल स्टेटस वाले मुद्दे पर सबसे ज्यादा बयानबाजी हो रही है। ऐसे में सवाल है क्या दिल्ली में बिहार को मिले पैकेज का विरोध और पटना में स्पेशल स्टेटस की मांग करके इंडिया गठबंधन दोमुही राजनीति नहीं कर रहा। क्या बिहार को बजट में दिया गया स्पेशल पैकेज पुरानी योजनाओं का बुके मात्र है और क्या बिहार को स्पेशल पैकेज देने से बुनियादी परेशानियां दूर होंगी। मोदी सरकार ने बजट सत्र में ऐलान क्या कर दिया। दिल्ली से सुलगी सियासत में पटना तक शोर मचा है और पटना में चल रही पॉलिटिकल बयार पर गौर करें तो इन दिनों 2 बड़े मुद्दे गूंज रहे हैं, जिसमें एक मुद्दा बिहार को बजट में मिले 58,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का है। दूसरा सियासत में दलित और नारी के अपमान का। विशेष दर्जे पर सियासत का कोहराम तो ऐसे मचा है कि आरजेडी से ज्यादा कांग्रेस पार्टी बवाल मचा रही है। उसी फेर में पटना में युवा कांग्रेस के नेता की पुलिस ने जमकर पिटाई भी कर दी। पहले सुनिए सियासत में अपमान पर कैसे घमासान छिड़ा है। बिहार विधानसभा के बाहर रोज महिला और दलित के अपमान को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। इसमें भी 2 फैक्टर हैं। एक तो नीतीश कुमार के खिलाफ ये प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि इसी सत्र के दौरान नीतीश कुमार ने सदन में विरोध कर रही आरजेडी की महिला विधायक पर टिप्पणी की थी। दूसरी ओर राबड़ी देवी भड़की हुई है कि ललन सिंह ने बजट को लेकर उन्हें अनपढ़ और नासमझ ठहराने की कोशिश कैसे की। सब गंदा काम तो ये लोग करता है बीजेपी जदयू वाला। महिलाओं का अपमान क्या बोले थे, कुछ गलत बात नहीं बोले थे। ललन सिंह जो बोले हैं कि आप जानते हैं नहीं है मीडिया के लोग कि लंबा दस्तखत करती है। बजट के हाल क्या जाने गई, क्या बोलेगी। महिला का अपमान हुआ। पूछना चाहते हैं ललन जी से कि अपने माँ के अपना औरत के कितना तक पढ़ाए लिखाए हैं कि दूसरा महिला पर आरोप लगाते हैं और सर्टिफिकेट दे तो लेकर दे सर्टिफिकेट। उनका महिला कितना पढ़ी है, उनका माँ कितना पढ़ी है। हम मान सम्मान करते हैं महिला। दरअसल राबड़ी देवी ललन सिंह के उस बयान को लेकर नाराज हैं जिसमें ललन सिंह ने बिहार को मिले विशेष पैकेज को लेकर हो रही बयानबाजी में राबड़ी देवी पर टिप्पणी की थी। राबड़ी देवी बिहार में प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी रही हैं। ये दिखाता है कि इनकी मानसिकता क्या है। ये बजट समझबूझ की चीज है और उन्होंने सही कहा है। इस तरह से बोलना ये ओछी राजनीति का परिचय उन्होंने दिया है। उनकी मनसा पर जाइए। नीतीश बाबू जरा सोचिए जी, पहली बार बिहार में महिलाओं के लिए आरक्षण किसने दिया? कोई पहले सोचा भी था क्या? बजट में बिहार के लिए किए गए ऐलान के बाद दिल्ली से पटना तक दिलचस्प राजनीति चल रही है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं कि बिहार को विशेष पैकेज क्यों दिया गया। पटना में उसी गठबंधन के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं कि बिहार को विशेष दर्जा क्यों नहीं दिया गया।
लालू जी, नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया, नहीं मिलने पर जो लोग खिलाफ कर रहे हैं वो लोग बिहार के खिलाफ बोल रहे हैं, बिहारियों के खिलाफ बोल रहे हैं। जो काम एनडीए सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, बिहार का गेम चेंजर होगा। और जो लोग बिहार से घृणा करते हैं, बिहार को हेट करते हैं, वही लोग इस तरह की बात बोलेंगे। आरजेडी लगातार ये हमला कर रही है कि बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस मांगते मांगते नीतीश कुमार स्पेशल पैकेज लेकर खुश हो गए हैं, जबकि राबड़ी देवी उसे झुनझुना करार दे चुकी हैं। राबड़ी जी, अगर आपको झुनझुना दिखाई देता है तो लालू जी के सामने जाके बजाइए। नहीं, पता नहीं उनके झुनझुना का परिभाषा क्या है, अभी तो शुरुआत है और उनको इस बात की चिंता है कि अगर शुरुआती तौर में इतना कुछ मिला तो आने वाले दिनों में बिहार को कितना कुछ मिलेगा। बिहार को विशेष पैकेज बनाम विशेष दर्जे की राजनीति इतनी गर्म हो चुकी है कि विधानसभा का सत्र तक नहीं चल पा रहा। 2 बार स्थगन के बावजूद डेडलॉक सुलझा नहीं। बिहार को विशेष राज्य के अलावा कुछ नहीं चाहिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। हमारी लड़ाई ये है, जैसे विशेष राज्य का दर्जा मिलिए गया, स्पेशल पैकेज मिलिए गया, बहुत खुश है। अरे भाई, दोनों मिले ना, हम लोग तो वहाँ के हैं कि बिहार का कि नहीं सम्मान हो। आरजेडी का दावा है कि बिहार में पहले से मंजूर योजनाओं के नाम पर ही बजट में घोषणा करके बिहार को गुमराह करने की कोशिश हुई है। 2005 से लेकर 2010 के बीच की जितनी अपेक्षा नहीं थी कि झोला लेके जाते थे, वहां से बोरा में पैसा भर के भेजा जाता था। इस नए जुमला को लेकर जो बिहार के लोगों को भ्रमित करने का, गुमराह करने का जो प्रयास हो रहा है, यह बिहार के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी नहीं, बिहार के साथ गद्दारी है। आरजेडी का सवाल है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस की जगह जो बजट में स्पेशल पैकेज दिया गया है, वैसा ही एक पैकेज 2015 में भी दिया गया था, वो कहां गया? पटना से आदित्य वैभव के साथ आज तक ब्यूरो। दर्जा विशेष, कलेश ही कलेश, दूसरी तरफ बदजुबानी भी इस मसले को लेकर जारी है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको दंगल में आज हम उठाएंगे। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। शहजाद पूनावाला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं। हमारे साथ चितरंजन गगन जी, स्पोक्स पर्सन आरजेडी के हैं, मौजूद हैं। राजीव रंजन जी, जेडीयू के प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में आशुतोष जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन शहजाद जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, एक तो आप लोगों के ऊपर आरोप ये लग रहा है कि दूसरे राज्यों की अनदेखी करते हुए विशेष पैकेज बिहार को थमा दिया गया, और वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने आप लोगों के आगे कर दिया है सरेंडर। विशेष राज्य की कहां मांग थी, अब यहां पर झुंझुना पकड़ा दिया है। बोल रहे हैं लालू प्रसाद यादव। धन्यवाद चित्रा जी। सबसे पहले तो ये बजट का नहीं, ये बजट बनाने वाले का विरोध है, ये इस बात को समझिए। क्योंकि अगर बजट का विरोध होता तो इनके क्या आरोप है? दूसरे राज्यों का नाम नहीं लिया, ये क्या हकीकत है? उत्तराखंड, हिमाचल का नाम भी लिया गया। वैसे यूपीए के बजट के दौरान सारे स्टेट्स के नाम नहीं लिए जाते थे, परंतु जैसे कहते ना, झांकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिखे तिन तैसी। 2006 से 12 तक तमिलनाडु का नाम हर बार था, और जैसे एडीएमके की सरकार तमिलनाडु में बनती है, नाम ही खत्म हो जाता है। अब दूसरे राज्यों को कुछ नहीं मिला। पहले तो वैसे मैं समझ में नहीं आता, बिहार में कहते झुंझुना मिला और यहां पर कह रहे पकौड़ी और समोसा और जलेबी मिली, तो कौन सच्चा है? क्या आरजेडी प्रोटेस्ट करने वाली नीति आयोग में? पर 2,23,000 करोड़ यूपी को मिला, 12,40,000 करोड़ में से जो आवंटित स्टेट्स को दिए गए। बिहार को 1,25,000 करोड़, वेस्ट बंगाल सुनिए चौथे नंबर पर 93,827 करोड़, महाराष्ट्र 78,786 करोड़, ओडिशा 56,000 करोड़, तमिलनाडु 50,873 करोड़, आंध्र प्रदेश से ज्यादा मिला है तमिलनाडु को, और आंध्र प्रदेश को 50,474 बिहार करोड़। का कितना बताया आपने? 1,25,000। हाँ, 1,25,000 करोड़। और मैं आपको दूसरी बात, 58,000 करोड़ है ना बिहार को जो अभी पैसे दिए गए। मैं आपको बजटरी डॉक्यूमेंट से पढ़ के बता रहा हूं, या आप बजटरी डॉक्यूमेंट दिखा भी सकता हूं आपको। मैं कोई भी फैक्ट नहीं झूठ बोलता हूं। और एक आपको मजेदार फैक्ट बताता हूं, ये बजट से पहले पता है, ठीक है, 2004 से 14 के बीच में यूपीए ने बिहार को पता है कितना दिया ग्रांट और डेवोल्यूशन में? 2,75,000 करोड़। आंकड़ा याद रखिए। एनडीए ने, मोदी जी ने, बिफोर दिस गवर्नमेंट केम टू पावर, दिस थर्ड गवर्नमेंट केम टू पावर, एनडीए ने तब तक 2024 से पहले 9 लाख करोड़ दिया है बिहार को। मतलब ये चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं। और आखिरी बात, चितरंजन जी बैठे, मैं उनका व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूं। 2006 का चिदम्बरम जी का बयान, ना स्पेशल स्टेटस मिलेगा और बिहार तो स्पेशल पैकेज भी डिजर्व नहीं करता। यूपीए 1, यूपीए 2 में तो आप थे ना साथ में सर। चिदम्बरम जी का तब का स्टेटमेंट
बोलिए चित्ररंजन गगन जी, वो 2006 का पी चिदम्बरम का स्टेटमेंट गिना रहे हैं और आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। बीजेपी और एनडीए के लोग दावा कर रहे हैं कि भैया इतना भारी भरकम पैकेज मिल गया है, योजनाओं से युक्त ही 58,000 करोड़ का पैकेज है, लेकिन उसको भी लेकर क्या सियासत चल रही है आरजेडी की? चित्ररंजन जी। चित्रा जी, पहले स्पेशल पैकेज का माने क्या होता है? जो सामान्य रूप से बजट जो आवंटित किया जाता है, तो क्या उसमें बिहार का शेयर नहीं है? बिहार की आबादी लगभग देश की आबादी का 11% आबादी बिहार का। तो आप उस हिसाब से अगर देखिएगा तो बिहार को क्या मिला तो आप सोच सकते हैं। और जो बिहार का जो अन्य राज्य को आप दे रहे हैं, बिहार को भी दे रहे हैं, अब उसको आप स्पेशल पैकेज कर रहे हैं। पहली बात तो यह। दूसरी बात जो यह है, देखिए इतनी चालाकी से कल उस दिन जो परसों जो बजट पेश किया गया आदरणीय वित्त मंत्री के द्वारा, उसमें इतना बार बिहार का नाम लिया गया और जो योजनाएं गिनाई गई 58 लाख करोड़ का। अब जो दूसरे दल के लोग हैं या दूसरे राज्य के लोग हैं, उनको अंदर की चीजों की जानकारी नहीं है कि यह 58 लाख में कौन सी योजनाएं हैं। जैसे 58,000 करोड़ नहीं, जैसे पीरपैंती पावर प्लांट, तो पीरपैंती पावर प्लांट का तो जो माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं उसके पहले का वह योजना है, तो यूपीए काल की योजना है और उसमें भूमि अधिग्रहण हो चुका है। उसी ढंग से जो 3 एक्सप्रेस वे की बात हो रही है जी, तो उसमें बक्सर एक्सप्रेस वे जो है वह तो जो उसका डीपीआर टेंडर में चला गया है। अरे चित्ररंजन जी, दर्शक हमारा ये समझना चाहता है, आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। आप कह रहे हैं कि रीपैकेजिंग करने का काम केंद्र की सरकार कर रही है बिहार के साथ, लेकिन मेरा ये सवाल है कि अब बिहार में आप लोग बता रहे हैं झुंझुना है, इधर दिल्ली में जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, भैया बिहार को इतना काहे दे दिया। बार बार वो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बिहार को इतना ज्यादा क्यों दे दिया, दूसरे राज्यों के साथ अनदेखी कर दी। तो अब भी दोमुही राजनीति नहीं चल सकती ना। दोमुही राजनीति नहीं, इंडिया गठबंधन के लोग वहां पर कहें झुंझुना मिला, यहाँ पर कहें कि सब बिहार को दे दिया। आप समझ नहीं आ रहा है क्या? दोमुही राजनीति नहीं है जी। दूसरे राज्य वाले और दूसरे दल के जो लोग कर रहे हैं उनको कंफ्यूज किया गया है, क्योंकि वो थोड़े जानते हैं कि यह जो दिया गया है यह पुरानी योजना को ही रीपैकेजिंग कर दिया गया है। जब उनके समझ में यह आ जाएगी कि जो योजनाएं का नाम गिनाया गया है, चाहे पीरपैंती पावर प्लांट हो या जो है सो बोध गया कॉरिडोर हो या जो है सो 3 एक्सप्रेस वे हो, यह सब पहले की योजना है। और एक बात मैं और चित्रा जी आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये 2006 का हमारे साथी बयान का उदाहरण दे रहे थे, तो मैं नीतीश जी का बयान का उदाहरण दे रहा हूं 2015 का, जब आदरणीय मोदी जी ने 1,25,000 का पैकेज की घोषणा की थी। उसमें नीतीश जी का बयान है, आप खोल लीजिए देख लीजिए, सीधे दिखाया आ जाएगा कहीं कि इसमें से 1,25,000 का जो स्पेशल पैकेज है, इसमें से 1,10,000 करोड़ तो पुरानी योजनाएं हैं जो पूर्ववर्ती सरकार यूपीए सरकार ने दिया है, और इनका 1,25,000 का जो दिए थे, ठीक है, पूरा मेरे पास में रिकॉर्ड है। इसमें कौन योजना कहाँ पूरा हुआ हम लोग खोज रहे हैं बिहार में, टॉर्च लेकर ढूंढ रहे हैं। शहजाद जी जवाब दीजिए। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है, एक लाइन में वो कुछ अपनी बात और बोलना चाहते हैं। बोलिए। आदरणीय नीतीश जी कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ भी मांगा सब हमको मिल गया। इतनी हंसी आती है। यह सारे लोग जानते हैं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी पटना विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आए थे, खुले मंच से आदरणीय नीतीश जी ने गिराने का काम किया था। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दीजिए। ठीक है, छोटी सी यह मांग जिस सरकार द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा हो। ठीक है, अब मैं जवाब ले लेती हूँ। आशुतोष जी भी हैं, राजीव रंजन जी भी हमारे साथ हैं। बदजुबानी भी बहुत ज्यादा चल रही है, उस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन वो क्या है, रीपैकेजिंग कर दिया गया। बहुत सारी योजनाएं तो पहले से चलती हुई चली आ रही है बिहार में। चित्ररंजन जी, अच्छा है टॉर्च लेकर निकले हो, क्योंकि लालटेन की डिम लाइट में तो चिदम्बरम जी का बयान ही नहीं दिखा आपको। मैंने तो कोट किया, चिदम्बरम जी ने तो रिजेक्ट कर दिया स्पेशल स्टेटस एंड स्पेशल पैकेज, और 14th फाइनेंस कमीशन ने कह दिया कि अब तो ये पूरा क्लासिफिकेशन ही खत्म। तो आप लालटेन छोड़िए, टॉर्च छोड़िए, एक बड़ी सी फ्लैशलाइट लेकर, लाइट हाउस लेकर घूमिए, क्योंकि जिनके साथ आप बैठे हैं वो तो बिहार के सबसे बड़े विरोधी। पॉइंट 1। पॉइंट 2,
बिहार को 2014 के बजट में पता है कितना मिला? आपने बोला ये तो हमारा शेयर है, ये तो मिलता ही है। उस समय इकोनॉमी की साइज थी $2 ट्रिलियन लगभग, मिला बिहार को 33,000 करोड़। नोट कीजिए, आज इकोनॉमी की साइज डबल हो गई है, पर मिला कितना बिहार को? 1,25,000 करोड़। ये डॉक्यूमेंट है बिफोर एनीबडी कैस्टिगेट्स मी। तो 1,25,000 करोड़ मतलब कि ऑलमोस्ट 4 गुना ज्यादा मिला। इकोनॉमी 2 बार बढ़ी, 4 गुना ज्यादा बिहार के राज्यों को मिला, क्योंकि हम बिहारियों के साथ खड़े, उनकी भी अपेक्षाओं को पूरा करना। पर मेरा सवाल सिर्फ आपसे इतना है, देखिए आप कह रहे बाकी राज्यों को गुमराह कर दिया। तमिलनाडु को 1,60,000 करोड़ मिला था 2004 से 14 के बीच में। आज वही तमिलनाडु को, कोई राजनीतिक हित नहीं है हमारा, फिर भी हमने 5 लाख करोड़ से ज्यादा डेवोल्यूशन और ग्रांट दिया है। इसीलिए मेरा सवाल आज इतना ही है कि आरजेडी, जब ये कहा जाता है कि बिहारियों को पकौड़ी दे दी, जलेबी दे दी, बिहार विरोधी सेंटिमेंट जो चिदम्बरम जी का था वो प्रकट किया जाता है, उस पर आज आरजेडी प्रदर्शन करेगी या यह स्वीकारेगी कि पकौड़ी और जलेबी खा रहे हैं बिहार? चलिए, मैं आरजेडी की प्रवक्ता में आ रही हूं, अब बाकी लोगों की भी टिप्पणी ले लेती हूं जल्दी जल्दी। गगन जी हमारे साथ, राजीव रंजन जी भी हैं, आशुतोष जी भी हैं। राजीव रंजन जी, अब सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है, जो नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा मिलने तक आंदोलन की बात किया करते थे, वो विशेष पैकेज पाकर इतने ज्यादा खुश क्यों हो गए हैं? विपक्ष कह रहा है एकदम सरेंडर कर दिए हैं केंद्र के आगे। देखिए, सबसे पहले विपक्ष को तो ऐसे सवालों को उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। अगर विशेष राज्य के दर्जा के अभियान को एक संगठित आकार प्रदान करने का सवाल हो, तो निसंदेह बिहार के जब मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार जी आसीन हुए, उसके बाद बिहार विधानमंडल का ये सर्वसम्मत प्रस्ताव 2006 में बना। 2005 में ही उन्होंने इसकी आवाज उठाई और उसके बाद लगातार निरंतरता के साथ इस सवाल के पक्ष में हम आंदोलन करते रहे, रैलियां करते रहे, हस्ताक्षर अभियान करते रहे। और सबसे दिलचस्प क्या है, 2004 से 2014 बिल्कुल साफ है कि 2005 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने तो केंद्र में यूपीए की सरकार थी। आज जो लोग ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने घुटने टेक दिए, उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या वो ये बताएंगे कि उस समय कांग्रेस पर क्यों नहीं दबाव बना पाए कि वो मानकों में बदलाव करके बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के लायक मान ले? लेकिन इस बजट के जो कुछ जिन फैसलों को लेकर आज इतना कोहराम है कि विपक्ष भी आज बगले झांक रहा है। दिल्ली में बैठ करके उन्हें समोसा और जलेबी दिख रहा है, पकौड़ी और जलेबी दिख रहा है, और बिहार में ये झुंझुना दिख रहा है। तो ये जो दोहरे मानदंड है, उसका सच भी बिहार के लोग जानते हैं कि विपक्ष पूरी तरह से, एक तरह से मैं कह सकता हूं कि इनके हौसले पस्त हो गए। उनको ऐसा लगा है कि बिहार ने जो मैंडेट दिया सेंटर को, आज उसका सम्मान केंद्र ने रखा और बिहार का जो वाजिब हक है वो देने की शुरुआत हुई। और सवाल यह है कि ये केवल इस वर्ष के ऐलान का नहीं, आने वाले वर्षों में हमारी अपेक्षाएं हैं कि ऐसे बड़े ऐलान होते रहे, जिससे जो ये बड़ा फासला है विकसित राज्यों का और जो पिछड़े राज्यों के बीच का, उस फासले को पाटने में बिहार को मदद मिल सके। इसलिए कि हम अपने बलबूते 2 डिजिट में लगातार, 2 डिजिट का मतलब 10% से ज्यादा ग्रोथ रेट हम दर्ज करते रहे, तो हमारे प्रबंधन पर, हमारे जो काम करने के तौर तरीके पर, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं खड़ा हो सकता है। ठीक है। अब ये जब हमें ये लगा कि अभी मानकों के आधार पर ये प्रश्न अभी हल नहीं होगा, तो ऐसा थोड़ी है कि ये प्रश्न स्थगित होगा, लेकिन व्यवहारिकता इसमें थी कि बिहार के लिए जो ये ऐलान है, आज बाढ़ की विभीषिका से पूरा आप देखें तो बिहार दशकों से जूझता रहा है, बल्कि हम कहें सदियों से जूझता है। लेकिन जो प्रामाणिक आंकड़े हैं, निसंदेह बिहार के विकास में एक बड़ा अवरोध है। ठीक है। अगर ये 11,500 करोड़ रुपए उस पर खर्च होंगे तो काफी हद तक इस विभीषिका का सामना करने में हमें मदद मिलेगी। और जो भी बड़े ऐलान है, इस पर काफी बातें हो चुकी हैं, लेकिन एक बड़ी बात, मैं ये बात कह करके अपनी बात पूरी कर रहा हूं, जो आज मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ बिहार और आंध्र को लेकर के स्पेसिफिक, जो विशेष तौर पर वित्त मंत्री जी ने अपने बजट के दौरान कहा कि वो इसमें फैसिलिटेटर की भूमिका में होंगे और इनको बेहतर तरीके से बिहार के विकास में लगने का वातावरण बनेगा,
हाँ। मुझे लगता है इसके निहितार्थ बहुत दूर तक जाएंगे और हम अपना विकास करने में सक्षम होंगे। ठीक है, आशुतोष जी को अब मैं चर्चा में लेकर आना चाहूंगी। आशुतोष जी, एक तरफ सत्ता पक्ष बता रहा है कि मोदी जी ने बिहार के लिए गेम चेंजर बिल्कुल बजट रख दिया है सामने, क्योंकि आंध्र से भी 4 गुना ज्यादा देने का काम किया है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में विरोध किया जा रहा है कि सब कुछ बिहार को दे दिया विपक्षी इंडिया गठबंधन की ओर से, और बिहार का इंडिया गठबंधन कह रहा है कि झुंझुना पकड़ा दिया। कंफ्यूजन दिख रही है क्या यहां पर इंडिया गठबंधन के भीतर? नहीं, मुझे नहीं लगता किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन है। सब अपनी अपनी रणनीति पे काम कर रहे हैं। देखिए, जो ये कहा जा रहा है टीडीपी का 4 गुना बिहार को दिया गया, वो बात भी सच नहीं है, क्योंकि हम लोगों को अच्छी तरीके से याद होगा कि बजट पेश होने के कुछ दिनों पहले चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आए थे और उन्होंने अमित शाह जी से और प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की थी और उसमें पोलावरम प्रोजेक्ट को लेकर 80,000 करोड़ को दिए जाने का आश्वासन वो लेकर गए थे। ये खबर अखबार में छपी थी। तो इसका मतलब ये कि 15,000 तो इसमें अलग से दिया गया, बाकी पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए भी अलग से दिया जाएगा आने वाले समय में। अब मैं यहाँ दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ। देखिए, जो विपक्ष है उसकी तो रणनीति होगी कि सरकार को किसी न किसी तरीके से घेरे में लेना। वो संसद के अंदर इस बात को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगी कि देखिए, बिहार को और आंध्र प्रदेश को आपने दे दिया, यूपी को क्यों नहीं दिया, आपने महाराष्ट्र को क्यों नहीं दिया, हरियाणा को क्यों नहीं दिया, क्योंकि और झारखंड को क्यों नहीं दिया। ये सारी बातें इन 4-5 राज्यों के लोगों को कम्युनिकेट करने की कोशिश की जाएगी कि भाई आपके साथ अन्याय किया गया, और यही राजनीति है। इसमें आज बीजेपी नाराज भी हो सकती है, प्रधानमंत्री जी को लग सकता है मेरे साथ इतना अन्याय क्यों किया है, बट यही तो पॉलिटिक्स, और इसी पॉलिटिक्स पे जब बीजेपी विपक्ष होती तो करती। लेकिन मैं दूसरी बात यहां कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो इकोनॉमिक सर्वे है, उस इकोनॉमिक सर्वे ने इस देश की जो अर्थव्यवस्था को लेकर जो बहुत बड़े सवाल खड़े किए हैं, उसके तहत राज्यों को एक सीमा के बाद पैकेज देना अब लगभग असंभव की स्थिति है। इकोनॉमिक सर्वे ने क्या कहा? इकोनॉमिक सर्वे ये कह रहा है कि भारत की जो ग्रोथ है वो 6.5 से 7% तक होगी। वो कंजर्वेटिव एस्टिमेट उनका है, आईएमएफ जबकि 7 से ज्यादा की बात कर रहा है। और उसने 4 ऐसी बातें कही हैं जो आने वाले समय में देश के ऊपर संकट खड़ा कर सकती। एक उनका यह कहना है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इस देश के अंदर अब बहुत कम आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इस देश के अंदर नहीं बढ़ रहा है। मौसम की जो अनिश्चितता है उसकी वजह से आर्थिक चिंता हो रही है। जियोपॉलिटिक्स, जो यूक्रेन और गाजा में जो लड़ाई हो रही है उसका असर भी यहां पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो इसको बताती हैं कि आने वाले समय में भारत सरकार को बहुत फूक के कदम रखना पड़ेगा। और उसके ऊपर ये जो फ्रीबीज की जो पॉलिटिक्स है, जिसका मैं हमेशा विरोध करता रहा हूं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी करे, चाहे जनता दल यूनाइटेड करे, चाहे टीडीपी करे, चाहे कांग्रेस पार्टी करे, ये फ्रीबीज की पॉलिटिक्स भी अब इस देश के अंदर बंद होनी चाहिए। अगर ये बंद नहीं होगा तो देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब होगी। मैंने उस दिन भी इस बात का विरोध किया था कि जिस दिन 80 करोड़ लोगों को खिलाने की बात की जाए, और मैं इस बात का भी विरोध करता हूं कि जो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी देने की बात करे और बाकी लोगों को रोक लगाए, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को इस पर इनिशिएटिव लेना चाहिए। लेकिन मौजूदा पॉलिटिक्स में तो हर कोई इस मामले में कम से कम एक दूसरे से आगे दिखना चाहता है। आप जवाब देना चाहते हैं शहजाद? आप देखिए, एक परसेप्शन ये भी बन रहा है कि सत्ता बचाने के लिए ये समर्थन मूल्य है सरकार का। जो बातें आशुतोष जी ने कही है उस पर टिप्पणी। तो मैं आपसे वही कह रहा हूं, मैं तो आज केवल आंकड़ों की बात करूंगा, और आंकड़े झूठ नहीं बोलते। 12,40,000 करोड़ में से सबसे ज्यादा 18% उत्तर प्रदेश को मिला है, 2,23,000 करोड़। आशुतोष जी बता दें कि कब उत्तर प्रदेश को 18% इससे पहले मिला था। मैं कोई पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा हूं आशुतोष जी, आई होप कि आज आप उसको उस स्लाइड में नहीं लेंगे, अच्छी चर्चा होगी। मैं दूसरी बात आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए, आपने बोला कि महाराष्ट्र को 15,000 करोड़ मिलते थे यूपीए के जमाने में, आज 78,000 करोड़ मिल रहा है। बता दीजिए कि महाराष्ट्र को कब इतना मिला। चलिए इसको भी छोड़ देते हैं। आपने कहा कि हरियाणा में कितना मिला, तो हरियाणा का फिगर मैं आपको बताता हूं। हरियाणा का फिगर है 13,632 करोड़। बता दीजिए इससे पहले हरियाणा को कितना मिला। आंकड़ों पे बात कीजिए। और आप कह रहे हैं कि विपक्ष का तो एक काम है कि झूठ फैलाओ और निकल जाओ, ये विपक्ष का काम है, पर विश्लेषक का काम तो ईमानदारी से विश्लेषण करना है। मैं दूसरी बात बताता हूं, डिस्क्रिमिनेशन पता है क्या होता है आशुतोष जी? तेलंगाना का बजट आया, तेलंगाना के बजट में SC/ST की बड़ी बड़ी बात करने वाली कांग्रेस पार्टी ने SC का बजट 21,000 करोड़ से काटकर 7,000 करोड़ किया, ST का बजट 4,000 करोड़ से काटकर 3,959 करोड़ किया। और पता है माइनॉरिटी का बजट कितना किया? 2,200 करोड़ से 3,003 करोड़। वाह, 14,000 करोड़ SC/ST का कर्नाटका का डाइवर्ट कर दिया गया। वहां पर तो वाल्मीकि स्कैम है, खैर उस पर बोलने का कम ही मौका मिलता है आपको, पर कोई समस्या नहीं। मैं तो आज सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं आशुतोष जी, पिछले 10 वर्षों में तमिलनाडु को 1,60,000 करोड़ जो मिलता था वो 5 लाख करोड़ हुआ। कर्नाटका को जो 1 लाख सम करोड़ मिलता था वो 5.1 लाख करोड़ हुआ। 2.5 गुना तमिलनाडु का, 3.5 गुना कर्नाटका का बढ़ा।
ये आप तो कहते थे कि साउथ के साथ बड़ा भेदभाव करती है भारतीय जनता पार्टी, तमिलनाडु का भी बड़ा, कर्नाटक का भी बड़ा, आंध्र का भी बड़ा। अब ना कर्नाटक में हमारी सरकार, ना तमिलनाडु में हमारी सरकार। और आशुतोष जी, मैं फिर से आपको बुरा ना लगे, मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं, पर मैं आपको केवल फैक्ट फिगर्स कोट किए हैं, इसलिए व्यक्तिगत नहीं, इस पर जवाब हो तो जवाब दीजिए। ठीक है आशुतोष जी। हाँ, नहीं, जो बात शहजाद पूनावाला जी कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को, महाराष्ट्र के लोगों को, हरियाणा के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को कन्विंस करना, मुझे कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव अभी तक बनाती थी और विपक्ष उसके ऊपर चलता था, आज विपक्ष नैरेटिव बना रही और बीजेपी जवाब दे रही। ये अच्छी बात है लोकतंत्र के अंदर, इससे सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय होती है। आज उत्तर प्रदेश के लोग अगर ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपने हमें क्या दिया, आपने हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया, तो ये तो बीजेपी को सोच रहा है, मुझे थोड़ी सोचना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी को इस बार चुनाव में नुकसान हुआ है, उनको 29 सीटों का नुकसान हुआ है। तो अगर ये नैरेटिव अगर उत्तर प्रदेश के अंदर और आगे गया तो भारतीय जनता पार्टी ने 2027 का विधानसभा चुनाव भी दिक्कत में पड़ने वाला है। आप मेरे ऊपर मेरी बातों पर मत यकीन करिए, मैं जो कह रहा हूं मैं तो कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये कम्युनिकेशन वहां दूसरे राज्यों की जनता से करना पड़ेगा, आपको तमिलनाडु के लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। अगर वो कन्विंस नहीं होंगे तो नैरेटिव चलेगा, और अगर ये नैरेटिव चलेगा तो बीजेपी को नुकसान होगा। ठीक है, अब ज्यादा इधर उधर नहीं जाते हैं, जरा बिहार की पॉलिटिक्स पर ही रहते हैं, क्योंकि उसी को ये विशेष पैकेज मिला है जिसको लेकर इतनी ज्यादा चर्चा चल रही है। लेकिन राजीव रंजन जी, एक सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगी। बजट तो बजट, ये बदजुबानी क्यों शुरू हो गई? चाहे ललन सिंह का बयान देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी का बयान देख लीजिए, अब राबड़ी यादव कह रही हैं कि मेरे हस्ताक्षर को वो देख रहे हैं, जरा बताएं कि अपनी पत्नी और परिवार के बाकी लोगों का वो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। बिना बदजुबानी के क्या बिहार की पॉलिटिक्स आगे नहीं बढ़ सकती है राजीव रंजन जी? अब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही हैं बिहार जैसे राज्य की, अब वो किस तरह से हस्ताक्षर करती हैं, क्या नहीं करती हैं, ये सवाल पूछा जाना चाहिए क्या एक केंद्रीय मंत्री की ओर से? अब देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मैं बात करूंगा जो उनके कहने का भाव है। अगर सीधे तौर पर बात करना है तो प्रतिक्रियाएं वो स्वयं भी दे सकते हैं, बेहतर होगा कि किसी न किसी अवसर पर वो खुद स्वयं अपनी प्रतिक्रिया दे देंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इस बजट को ये कहना, ये झुंझुना है, ये नासमझी नहीं है। अगर आप एक राज्य की मुख्यमंत्री रही और निसंदेह एक काफी भद्र महिला है, उन्होंने बिहार में लंबे समय तक बिहार की कमान संभाली है, लेकिन इस बजट को ये कहना, जब उनके अलायंस के जो बड़े पार्टनर की ओर से ये कहा जा रहा हो कि बिहार को सब कुछ मिल गया और बाकी सारे लोगों को ठग लिया गया, वैसी स्थिति में अगर आप कहते हैं कि इस बजट में बिहार को कुछ नहीं मिला, तो मुझे लगता है ये नासमझी है, ये अपरिपक्वता है। और बजट के हिंदुस्तान की आजादी के बाद से तमाम बजट आप देख ले, बिहार को जिस प्रमुखता के साथ, चाहे इसकी चर्चा के जरिए या बजट के प्रावधानों के जरिए या भविष्य की जो संभावनाओं के जो अनेक द्वार खुल रहे हैं, उनको देखते हुए अगर कोई ये कहे कि बिहार के लिए उपेक्षा के दौर की समाप्ति हुई और नए युग का सूत्रपात हुआ, बजाय उसके आप स्टेट इंटरेस्ट से बढ़ करके आप दलीय जो संकीर्णता है उसमें आप उलझते दिख रहे हैं। लालू जी ने भी एक तरह से नकारात्मक बातें की। हमारा ये मानना है कि जो भी कुछ शब्दों के चयन को लेकर के बातें हैं, तो वो स्वयं पब्लिक डोमेन में है, वो अपनी बातों का स्पष्टीकरण बेहतर तरीके से दे देंगे। लेकिन मैंने जो भाव समझा, निसंदेह अगर कोई ये कहे कि नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए नहीं किया, तो नीतीश कुमार जी ने बिहार को बदला है। 2005 भाव तो समझ में, जब आदमी बोलता है तो भाव तो सामने आ जाता है ना। राजीव जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, शहजाद आपके भी पास चितरंजन जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पहले अब जब बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। राबड़ी देवी की ओर से आज सदन से लेकर बाहर तक किस तरह से पलटवार किया गया है सरकार पर, एक बार सुन लेते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। कितना बात तो खराब बोले, वो सदन में बोले, फिर यहाँ आके भी बोले, तो मुख्यमंत्री होकर इस सब बात बोलना चाहिए। उनका सदस्य, उनका पार्टी के सदस्य ललन सिंह है, तो वो बाहर निकल के ऐसे बोल रहे हैं। तो यहाँ तो मुख्यमंत्री जी ने खेत सब कुछ देखा है, बाकी आप लोग अनजान बोलते हैं। सारा लोग देखा है, देश और दुनिया देखा है। बार बार महिला का अपमान करने वाला ही पार्टी लोग है। लालू जी नहीं है, तेजस्वी सदन में नहीं है, सब कोई नाम लेता है। क्यों नाम लेता है लालू के? काहे नाम लेता है लोग? हम लोग नाम किसी को लेते हैं? चाहे कोई के बाल बच्चा के, चाहे कोई परिवार के, अलो बार बार पलुआ, हमनिया के पलुआ पर, लालू के पलुआ पर, हर चीज में
सीधे इसको महिला अपमान से जोड़ा जा रहा है। राजीव रंजन जी, 2 लाइन में आप जवाब दीजिए। चित्ररंजन जी, उसके बाद मैं आ रही हूं आपके पास। देखिए, बिहार की जनता इस पूरे प्रकरण को जिस तरह से हेडलाइंस बदलने की कवायद के तौर पर देखती है, इसलिए कि जो बिहार के लिए एक बड़ा संदेश है कि बिहार बदल रहा है, बिहार बदल जाएगा। और ऐसे में इस तरह के नकारात्मक सेंटिमेंट्स की जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत तवज्जो जनता नहीं दी। जो बड़े फैसले हैं, ये फैसले यादगार होंगे। लोग इस बजट को बुनियाद मानेंगे। बिहार के परिवर्तन का जो एक परिवर्तन के युग का सूत्रपात हुआ है, लोग उसको याद रखें। ठीक है चित्ररंजन गगन जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, ठीक है हाँ चित्ररंजन गगन जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए मैं आ रही हूँ। देखिए सर, इसको आप लोग महिला अपमान से जोड़ रहे हैं, तमाम मुद्दे भी उठा रहे हैं, उसको लेकर हम चर्चा में आगे बढ़ते हुए, लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि जो लोग बिहार से घृणा करते हैं उनको ही इतना बड़ा भारी भरकम बजट झुंझुना दिखाई दे रहा है। बिहार की तरक्की इसके जरिए होगी क्या, ये नहीं देख रहा है विपक्ष? गगन साहब। चित्रा जी, राजीव रंजन जी की परेशानी को मैं समझ रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। महिलाओं के बारे में क्या नजरिया इन लोगों का है तो जो है सो सर्वविदित है। और मैंने इनके पार्टनर जो भाजपा के विधायिका जो है सो नाक पर रुमाल रखकर भाग रही थी कि अब तो हाउस में रहने की स्थिति नहीं है। कल भी जिस ढंग से महिलाओं के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो टिप्पणी आया हाउस के सदन के अंदर, लग रहा था कि जैसे कि वो महाभारत का याद आ गया कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और सारे लोग मुख्य दर्शक बने हुए थे। लेकिन पहले उस पर मैं कुछ बोलूं, उसके पहले मैं एक बात कर देना चाहता हूं। जो बजट के बारे में जो बार बार यह कहा जाता है, शहजाद पूनावाला जी ने कहा, तो बजट तो आप देख लीजिए कि 1990 में क्या बजट था इस देश का, 2000 में इस देश का क्या बजट था, 2005 में इस देश का क्या बजट था। तो बजट जब केंद्र का बढ़ते गया तो स्वाभाविक रूप से राजद की हिस्सेदारी बढ़ते जाएगी। इसमें कौन सा बहुत विशेष बात है। जब केंद्र का बजट बढ़ेगा उसी अनुपात में राज्यों का जो शेयर जो है सो बढ़ेगा, इसलिए उसमें कोई जान नहीं है। दूसरा बात एक बात और कहना चाहता हूँ, राजीव जी ने कहा कि 2005 में नीतीश जी ने उठाया, 2000 में बिहार का बंटवारा हुआ था और उस एक्ट में प्रावधान था कि बिहार को जो क्षति होगी, जो संस्थाएं बंटवारे के बाद झारखंड में चली गई है, उसकी क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार करेगी जी। लेकिन उस समय केंद्र में एनडीए की सरकार थी, इग्नोर कर दिया गया। गांधी मैदान की सभा में आदरणीय राबड़ी जी ने आदरणीय वाजपेयी जी के सामने यह प्रस्ताव रखा, उन्होंने सहमति जताई, बाद में उससे मुकर गए। पार्लियामेंट में कई बार चर्चाएं हुई, नियम 193 के तहत 2002 में चर्चा हुई, नीतीश जी के नेतृत्व में कमेटी बनी, लेकिन कभी भी इस कमेटी की बैठक नहीं हुई। और एक चीज मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं चित्रा जी, बहुत मार्केबल बात मैं कहना चाहता हूं कि 2005 से लेकर 2010 तक माने 12 तक कभी भी इन्होंने सवाल नहीं उठाया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का। इसलिए कि यूपीए 1 की सरकार थी, केंद्र में आदरणीय लालू जी मंत्री थे, राजद के मंत्री थे, और इतना इनको दिया गया खर्च नहीं कर पा रहे थे, इतना दिया गया खर्च नहीं कर पा रहे थे। पूछा जाएगा वही ना चित्ररंजन जी, तो फिर अभी भी इतना दिया जा रहा है कि ये खर्च कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो फिर विशेष राज्य क्यों चाहिए? और मेरा ये सवाल है, जो मुद्दा आज आप लोगों की ओर से उठाया जा रहा है, जब यूपीए की सरकार थी आपने कहा कि अटल जी ने वादा किया और उसके बाद उसको पूरा नहीं किया, तो जब 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए की सरकार थी तो जो काम अटल जी ने नहीं किया वो मनमोहन सिंह जी से करवा लेते आप लोगों की ओर से, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का यूपीए 1-2 में जो वर्चस्व, जो दबदबा था, वो चाहते तो करवा लेते। लेकिन अब तो जेडीयू श्रेय ले रही है ना कि भैया जो आज तक कोई नहीं कर पाया वो काम नीतीश कुमार ने कर दिखाया है। जवाब दे रहे हैं चित्रा जी, विशेष राज्य के दर्जा में एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान है कि जो योजनाएं हैं उसके 90% शेयर केंद्र की होगी, 90% केंद्रांश होगा, 10% राज्यांश होगा, जो उसे लोन के रूप में दिया जाएगा बगैर सूद के। इसीलिए विशेष राज्य का दर्जा का लोग मांग करता है। जब यूपीए 1 की सरकार थी, जब भी केंद्र प्रायोजित योजनाएं बिहार में चली, नहीं तो विशेष राज्य का दर्जा चाहिए नहीं चाहिए, आप लोग जिसको लेकर नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, आप ही बता रहे हैं। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। बगैर विशेष राज्य का दर्जा दिए हुए जो विशेष राज्य के दर्जा में जो छूट दी जाती है कि 90% राशि
केंद्र की होगी। उस समय यूपीए 1 की सरकार में सारी योजनाओं में 90%। ठीक है, शहजाद जी जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बातों पर। आपने नाम लेकर सवाल पूछा था, चितरंजन जी शायद मेरी बातों को नहीं सुन पाए। मैंने कहा 14th फाइनेंस कमीशन किसने गठित किया, जिसने इस कैटेगराइजेशन को खत्म किया। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा कि जिस प्रकार के प्रोपोर्शन में इकोनॉमी बढ़ी, उससे 2 गुना ज्यादा प्रोपोर्शन में बिहार का शेयर बढ़ा। बल्कि आप देखिए यूपीए के घटक दल क्या कहते थे। डीएमके ने कहा, और डीएमके के नेताओं ने और कांग्रेस के भी नेताओं ने, डीके सुरेश ने कहा कि ये तो हमारा साउथ का फंड है, ये नॉर्थ के स्टेट्स को जाता है, तो हमारी तो इंडिपेंडेंस हो जानी चाहिए। ये अभी का बयान है भाई, आप बताइए उस पर आपका क्या स्टैंड है। डीएमके के अनेकों नेताओं ने कहा कि ये 1 सेकंड सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। चित्रा जी मेरा समय, ठीक है, चित्रा जी मेरा समय, पूरी बात आपसे बहुत सीनियर है। ठीक है, नहीं, मैं इसलिए मानता हूं, पर मैंने एक भी बार बीच में नहीं बोला ना। सर, आपको तो बुरा लगता है ना कि किसी ने क्या कहा, शब्द क्या कहा। पूरे बिहार के लोगों को पानी पूरी बेचने वाला, टॉयलेट क्लीनर, ये बयान मारन से लेकर डीएमके के परिवार ने दिया। ये स्टेटमेंट भी मेरे पास है यहाँ पर। आप बताइए, एक बार आपने अपोज किया हो? और आज भी ये लोग पकौड़ी और कचौड़ी और क्या क्या बोल रहे हैं बिहारियों को। और तीसरी और आखिरी बात, आशुतोष जी ने कहा, देखिए ये तो नैरेटिव है। उन्होंने एक बात स्वीकारा कि मेरे फैक्ट सही है, कांग्रेस फैक्ट्स पे झूठ बोल रही है, नैरेटिव फैला रही है। तो आशुतोष जी, नैरेटिव की बात है ना, तो नैरेटिव फैलाते फैलाते आज चन्नी जी ने क्या नैरेटिव फैलाया कि जो एनएसए कानून लगा है अमृतपाल पर गलत है। मतलब कि खालिस्तान की मांग करना, जय संविधान करने वाले लोग उसके साथ खड़े हो गए। जिसने इंदिरा जी की हत्या को ठीक बताया उसके साथ खड़े हो गए। और नैरेटिव क्या बनाया कि संविधान हम तोड़ रहे हैं। और संविधान तोड़ने वाले अमृतपाल के साथ आज कौन खड़ा है चित्रा जी? राहुल गांधी की पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री। इसीलिए आशुतोष जी, आप नैरेटिव पे नहीं, आप पत्रकार है। जब आप पॉलिटिशियन थे तब नैरेटिव पे काम करते हैं, मैं समझ सकता हूं। आज आप पत्रकार है। सत्य हिंदी आपके शो का भी नाम है, चैनल का नाम है, मैं देखता भी हूं, बहुत देखता हूं। सत्य हिंदी में नैरेटिव चलेगा, फैक्ट चलेगा। एक बार बता दीजिए कि नैरेटिव जय संविधान और चन्नी बोले जय खालिस्तान। आशुतोष जी, मुझे नहीं मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हर डिबेट में मैं ही मुद्दा बन जाता हूं कि 10 से 12 बार तो नाम बोल रही थी। मैंने बोल जाता है ध्रुवीकरण। मैंने तो एक बार भी सजाद पूनावाला का नाम ले। ये अच्छी बात है। मेरी लोकप्रियता को लगातार बढ़ा रहे हैं और मेरे बारे में अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो लोगों को अच्छा लगता है। एक सेकंड, मैंने उनकी बात हो जाए। आपने 4 बार उनका नाम लिया है, एक 5 सेकंड का सवाल, फिर वो बोले। आप जब आशुतोष जी जैसे इतने वरिष्ठ व्यक्ति को बुलाते हैं, तो क्या हम पर प्रतिबंध है? हम उनसे कोई सवाल, उनके स्टैंड पर सवाल, उनके बातों, उनके विश्लेषण पर सवाल ना कर सके? आप बोल दीजिए। थोड़ी सी तारीफ कर ले रहे हैं तो आपको दिक्कत है शहजाद जी। सवाल का कभी जवाब नहीं। बहुत लोकप्रिय है, कांग्रेस की सारी बातों को सच, कांग्रेस के झूठे नैरेटिव को सच बताना है, पर आईना नहीं देखना है। यही आशुतोष है। आशुतोष जी, देखिए, मुझे नहीं मालूम है कि इनको कहां से कहा गया कि आप आशुतोष जी पे लगातार हमले करें। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो जानता हूं इन सब चीजों, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारे लोग आके मुझको बताते हुए क्या करूं, मेरी मजबूरी, मेरी नौकरी का प्रश्न है। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। मैंने जो सवाल खड़ा किया, वो सवाल ये खड़ा किया कि भाई विपक्ष क्या वहां बैठा है नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के लिए? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के बजट की तारीफ करेगा? अमृतपाल का समर्थन किया, ये देश का सवाल है। जब आप बोल रहे थे तो वो सुन रहे थे, एक बार उनकी बात। अमृतपाल को समर्थन देना, ठीक है, उनकी बात हो जाए प्लीज। मैं फिर कह देता हूं, आप अमृतपाल को आज जेल के अंदर है, लेकिन ये सवाल तो हिंदुस्तान के लोग पूछेंगे ना कि उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निकलकर अमृतपाल सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना है, तो क्या उन सारे लोगों को आप आतंकवादी घोषित करेंगे जिन्होंने अमृतपाल सिंह को वोट दिया है? ये सवाल तो केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए। ये सवाल तो इंदिरा जी की हत्या को अमृतपाल ने जायज ठहराया है। आशुतोष जी, इंदिरा जी की हत्या को जायज ठहराया है। आशुतोष जी, इंदिरा जी की हत्या को और देश के टुकड़ों को जायज ठहराया है। आप एक इलेक्टोरल जीत सब कुछ सही कर देती है। चित्रा जी देश के खिलाफ है। ठीक है, उनकी बात तो सुन लीजिए, आप उसके बाद बोलिएगा। ठीक है, मैं ये सवाल खड़ा कर रहा हूं, क्या ये देश के प्रधानमंत्री को और पंजाब के मुख्यमंत्री को ये सवाल नहीं पूछना चाहिए अपने आप से कि अमृतपाल सिंह जैसे लोगों को वहां के लोग क्यों जिता रहे हैं? ये सवाल पूछना, ये सब एक जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की कि उनसे क्या गलती हुई, पंजाब की सरकार की क्या गलती है कि एक आदमी जो जेल से चुनाव लड़ रहा, एक आदमी जो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ काम कर रहा है, एक आदमी जो आतंकवादी है, उसको लोग क्यों जिता रहे हैं? यही गलती तो इंदिरा गांधी के जमाने में की गई थी, बाद में उसका खमियाजा देश ने भुगता। क्यों ऐसे लोग पनप रहे हैं? उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार है? और क्यों हमारे नेशनल सिक्योरिटी को लेके खतरा, जो शख्स खतरा है वो चुनाव जीत जाता है? यही तो मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं। केवल एक वाक्य,
और मुझे लग रहा है कि अब हम विषयांतर हो रहे हैं। जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए बैठे थे कि आपने सवाल पूछा उस पर मैंने उनका जवाब ले लिया था। लौट कर बिहार आ जाते हैं। केवल एक वाक्य। कांग्रेस पार्टी ने आज अमृतपाल का समर्थन दिया, पर बेअंत सिंह के पोते को वो पार्लियामेंट में गालियां दे रही थी और आशुतोष जी जनता पर दोष डाल रहे हैं, पर कांग्रेस पर एक शब्द बोलने की इनकी हिम्मत नहीं है। बिहार पर वापस लौटते हैं, बिहार पर वापस लौटते हैं। चित्रा जी 15वीं बार शहजाद पूनावाला ने इस डिबेट में मेरा नाम लिया, 15वीं बार। तो आपको खुश होना चाहिए ना, आपका नाम लिया क्योंकि आप कांग्रेस हो, आप कांग्रेस के प्रतिनिधित्व में हो। अगर आपसे सवाल पूछेंगे तो आपका नाम तो लेना पड़ेगा ना आशुतोष जी, और आप इतने लोकप्रिय भी हैं तो आपको तो खुश होना चाहिए। और आजकल कांग्रेस की भूमिका में है। चित्रा, मैं तो बार बार कहता हूं इस बात को लेकर, ये सारे लोग ऑफ द रिकॉर्ड कुछ और बातें कहते हैं और कैमरे के ऊपर कुछ और बातें कहते हैं। चलिए ठीक है सर, ऑफ द रिकॉर्ड तो बहुत सारी बातें होती है, उस पर नहीं जाते हुए अभी जो ऑन एयर चल रहा है उसी पर रहते हुए मैं फिर से लौट कर आती हूं बिहार में। बिहार को ये जो विशेष पैकेज मिला हुआ है उसको लेकर सियासत लगातार जारी है, लेकिन बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति है। एक तरफ बीजेपी भी, शहजाद जी पहले आपसे ही सवाल पूछ लेती हूँ, बीजेपी भी कह रही भैया हमने तो सारे राज्यों को दिया, तो फिर बिहार को लेकर इतना ज्यादा माहौल बनाने की क्या जरूरत है? सारे राज्यों को दे दिया तो अब जेडीयू भी वही माहौल बना रही है। अब तो समझो, जब सारे राज्यों को दिया तो बिहार बिहार करके आप क्यों वहां की जनता को क्या भ्रम में डाल रहे हैं कि हमने खाली बिहार को ही दिया है? ये आंकड़े भी गिना रहे हैं आप सारे। नहीं, मैं माहौल बनाने का काम क्या हमने किया है क्या? माहौल तो इन लोगों ने बनाया। गौरव गोगोई बजट से पहले, मैं वीडियो सुना सकता हूं, लंबा वीडियो है, वो बोलते बिहार को स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, मिल गया। उसके बाद की बाइट है, दोनों चली थी आज तक पे। उसके बाद बोलते क्यों दे दिया इनको, सब कुछ दे दिया। भाई आप मांग कर रहे थे बिहार को उनके अधिकार अनुसार, उनको जो उनका अधिकार बनता है वो दिया गया।